गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारत एवं पाकिस्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में किस तरह से संबंध रहा है। इससे पहले हम लोग भारत और चीन के संबंध के बारे में पढ़ चुके। उसमें से किसके बाद से भारत और चीन का संबंध में जो इस तरह से दरार उत्पन्न हुई है, वो 1959 का जो तिब्बत गुरु दलाई लामा भारत के शरण में आए, उसके बाद से भारत और चीन के बीच हमेशा से विवाद रहा है। और उसी के लिए 1962 में क्या हुआ, लड़ाई भी हो गया। उसके बाद करीब करीब 1 महीना तक वो लड़ाई चला। उसके बाद फिर वो लड़ाई बंद हुआ। तब से लेके आज तक हमारा और चीन का संबंध, आंतरिक संबंध अभी तक मजबूत नहीं हो पाया है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ विवादों से घिरा हुआ ही रहता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत एवं पाकिस्तान के रिलेशंस के बारे में। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के लोगों का इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत। इतिहास एवं सांस्कृतिक विरासत एक समान है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व भारत पाकिस्तान मिला के एक भारत था। लेकिन बाद में मुसलमान की मेजॉरिटी उस क्षेत्र में अधिक होने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की, और इस प्रकार से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हो गया। परंतु फिर भी मध्यरात्रि में अलग हुआ। जब भारत पाकिस्तान विभाजन आज़ाद हुआ अंग्रेज से, तो उसमें से ये डेट घोषित किया कि पाकिस्तान को 14 अगस्त 1947 का अपना लोग का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, जबकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हम लोग एक ही धरती से पले बढ़े होने के कारण क्या है, हमारे यहाँ की संस्कृति, यानी भारत और पाकिस्तान की जो संस्कृति और इतिहास दोनों, और ये हम लोग का जो इसका विरासत देखने जाए तो एक समान है। परंतु फिर भी दोनों देशों में निरंतर मतभेद बना हुआ है, और इसका मुख्य कारण है कश्मीर। ठीक है, हमने तुम लोगों को पहले भी बता दिया था कि आज़ादी के बाद जितने भी जो देशी रियासत मिलाने की भी बात आई, जो बोल दिया ना कि करीब करीब 565 देशी रियासत। ठीक, हम लोगों का इस बुक में 562 दिया हुआ है, लेकिन 565 देशी रियासत में जो जितने भी देशी रियासत, छोटे छोटे जो राजाओं का शासन व्यवस्था वाला अपना क्षेत्र बंटा हुआ था, वो सभी भारत में या तो पाकिस्तान में विलय हो गए। लेकिन उस समय में 3 जो प्रमुख देशी रियासतें थे, उसमें से हैदराबाद, गुजरात में जो है जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये विलय नहीं कर पाए ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके जो सचिव थे बीपी मेनन, क्योंकि उस समय वो भारत के उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी थे। तो जब भी नेहरू बाहर जाते थे, वो क्या करते थे, जितने भी देशी रियासत का जो उसके पास एक दस्तावेज था, उसके आधार पे वो ऑप्शन दे के क्या करते थे, सभी को मिला लेते थे, उसके साथ हस्ताक्षर कर लेते थे। लेकिन उस समय जो 3 देशी रियासतें को मिला नहीं पाए किसी भी क्षेत्र में, यानी वो लोग का डिसीजन ही था कि वो लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे और वो अपना अलग देश की मांग करते थे। तो उसमें से है जूनागढ़, जो गुजरात के सौराष्ट्र के बगल में है, और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद, और एक जम्मू कश्मीर। ये बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बाद में जब वो नहीं मिला, उसके बाद वो लोग अलग ही अपना क्षेत्र की मांग करते। देखो आज उसके कुछ वर्ष पश्चात क्या हुआ, जूनागढ़ हैदराबाद का लगभग जो भी प्रॉब्लम था वो सलूशन हो गया, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से वो भी क्या हुआ, उसका सोल्यूशन नहीं मिला। लेकिन कश्मीर वाला विवाद, जो जम्मू कश्मीर वाला विवाद, यह सदैव से चली आती रही है। और वही मेन पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर मेरे हक में है, भारत चाहता है कश्मीर मेरे हक में है। जबकि आज़ादी से पूर्व पाकिस्तान का मन पहले से था कि पंजाब, सिंध और जम्मू कश्मीर ये मेरे कब्जे में है, ऐसे उसको मानना था, क्योंकि वैसे जगह पर मुस्लिम इलाका ज़्यादा होने के कारण लगभग टोटल जनसंख्या का 70% उस समय, जिस समय भारत आज़ाद हुआ, उस समय टोटल जनसंख्या का 70% मुस्लिम होने के कारण क्या होता था कि पाकिस्तान की मत था कि कश्मीर मेरी तरफ विलय हो जाएगा। लेकिन वहाँ का राजा हिंदू था, और वो राजा हरि सिंह क्या हुआ, जब हमारे
स्वतंत्र भारत के प्रथम जो वायसराय थे, सेनाध्यक्ष थे, वो लॉर्ड माउंटबेटन, वो जानते थे कि इस तरह से विवाद होने के कारण वो भारत और पाकिस्तान दोनों के सैन्य बल के कमांडर थे, और वो राजा हरि सिंह के साथ जाकर मिल के बात किए थे कि आप किसी एक क्षेत्र की ओर मिल जाइए, अन्यथा ये विवाद आप लोगों का हमेशा बना रहेगा। लेकिन हरि सिंह क्या किया, किसी भी यानी ना तो भारत में शामिल होना चाहा, ना ही पाकिस्तान, और आज देखो यह विवाद लेके क्या हुआ, इतना दिन तक है। अब कल परसों क्या हुआ, पिछले 2019 में क्या की, कश्मीर का यूनियन टेरिटरी के रूप में बट गया। तो इस तरह से इतना लगभग 70 साल के इस जो अनबन वाले कश्मीर यानी पाक अधिकृत कश्मीर बीच बीच में हमेशा झगड़ा होते रहता है, उसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले इसी कश्मीर के लिए 1965 में भारत और पाकिस्तान का लड़ाई हो गया, और इस लड़ाई में पाकिस्तान की हार हुई। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। तो इस तरह से फिर 1999 में कारगिल युद्ध, इस तरह से हमेशा भारत पाकिस्तान में बीच बीच में बॉर्डर क्रॉसिंग के मामले में हमेशा क्या होता है, रेड जो अपना बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करने के ये में हमेशा भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होते रहती है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का संबंध जब से भारत अलग हुआ है तब से किसी भी तरह से अच्छी नहीं है, और वह हमेशा विवादों से घिरा हुआ है। तो पहला युद्ध भारत पाकिस्तान का कब हुआ था, 1965, दूसरा 1971, और इसी युद्ध में क्या हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान था उसको बांग्लादेश के नाम से उदय हो गया, और वो भी अपने आप में एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। दोनों के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तानी सेनाओं ने कश्मीर के बाल्टिक एवं कारगिल सैन्यों पर अधिकार कर लिया। आज जिसको हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, वो उस समय कुछ इलाका क्या, कश्मीर का कुछ इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आ गया। हमारी सशस्त्र सेनाएं 1999 में तब तक वीरतापूर्वक लड़ी जब तक उन्हें पुनः अधिकार नहीं लिया गया। तो ही जो कारगिल युद्ध हम लोग कारगिल युद्ध के नाम से जो जानते हैं 1999 में हुआ था, जिस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। दोनों देशों के परस्पर संबंध को सुधारने के लिए विस्तृत वार्तालाप जारी रखी, और हमेशा से क्या हुआ है कि दोनों देशों के वार्तालाप के माध्यम से ये विवाद को सुलझाया जाने, परंतु ना तो किस भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी तक कोई ऐसी द्विपक्षीय वार्ता में सहमति नहीं प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आज भी भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे नहीं हैं। परंतु कश्मीर का भारत का विधिक विलय पाकिस्तान को कभी स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि कश्मीर का भारत के साथ विधिक विलय जो कानूनी तौर पर जो एक विलय का ये वो कभी स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान की आतंकवादियों को सहायता एवं आर्थिक मदद चलती रही है। तो जितने भी आतंकवादी को पाकिस्तान क्या करते हैं, आर्थिक मदद और सहायता करते रहते हैं। समय समय पर दोनों देशों के बीच अनेक समझौता भी हुए, शिखर सम्मेलन भी होते रहे, परंतु कश्मीर का प्रश्न दोनों के बीच झगड़े का कारण ही बना हुआ है। तो किसी भी तरह का वार्ता भारत और पाकिस्तान का मुख्य कारण कश्मीर बन जाता है, जिसके कारण वार्ता सफल नहीं हो पाता है। हमेशा देखते जाओगे तुम लोग कुछ न कुछ भारत या तो पाकिस्तान, हमेशा ये एक चीज़ है कि पाकिस्तान आतंकवादी को बढ़ावा देते हुए क्या भारत पर हमेशा पहले आक्रमण कर, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ आज़ाद भारत में कि भारत ने पहले पाकिस्तान पर आक्रमण किया हो। तो इस तरह से वो लोग जो आतंकवादियों को सहायता के साथ साथ क्या करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं तरह तरह के। तो इस तरह से वो आतंकवादी को जो पनौती देते हैं, बढ़ावा देते हैं, और उसी के कारण क्या होता है, हमेशा भारत में पाकिस्तानी घुसपैठ आ जाते हैं, बीच बीच में क्या करते हैं, भारत में हमला करते रहते हैं, जिसका जवाब भारत को देना पड़ता है। अन्य पड़ोसी देश, हमने अपने अन्य पड़ोसी देश जैसे कि नेपाल, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, बिहार से सटा हुआ है, भूटान, ठीक है, जो सिक्किम के बगल में है, बांग्लादेश जो हम लोग का पश्चिम बंगाल में सटा हुआ है, एवं श्रीलंका जो समुद्री मार्ग से मतलब समुद्री इलाका से कुछ दूर है, भारत की पड़ोसी जमीन पे सटा हुआ है, आदि के प्रति भी सद्भावना बनाए रखने की नीति अपनाई। तो इसके अलावा भी जो भी पड़ोसी देश थे, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों के साथ भी भारत ने क्या अपने आप में सद्भावना बनाए रखने की नीति अपनाई। भारत ने इन देशों के स्वास्थ्य, शिक्षा,
वैज्ञानिक प्रगति से संबंध अनेक योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की। तो ये देश हमेशा से भारत के साथ मिलजुल कर रहने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण भारत ने इसे यथासंभव प्रयास करते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी के विकास की ओर उसको आर्थिक सहायता प्रदान करते रहते हैं। भविष्य की ओर भारत एक अत्यंत विशाल देश है। हम सब जानते हैं भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, जिसका क्षेत्रफल विश्व के अन्य देशों के क्षेत्रफल का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के माध्यम से ये दूसरा सबसे बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है भारत में। तो सिंपल सी बात है, देखो विश्व जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का रैंकिंग क्या है, 7वां स्थान आता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी। तो ये अत्यंत बड़ा देश होने के कारण यहाँ जो हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, तो यह चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। अपनी स्वतंत्रता के पिछले लगभग 7 दशकों में, 7 दशक दैट मीन 70 साल में, लगभग 70 साल में भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्धियां प्राप्त की है। तो हमारे आज़ाद भारत का लगभग 72-73 साल हो गया अप्रॉक्स, ठीक है, 73 साल। तो इतना साल में तुम लोग देखो प्राप्त बहुत सारे उपलब्धि विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, हर क्षेत्र, बाजार की दृष्टि से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की दृष्टि से, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे चुनौतियां का सामना के साथ साथ वो डेवलप का कार्य भी किया है, परंतु चुनौतियां अभी भी बनी है। ऐसा नहीं कि 70 साल में हमारा देश विकास नहीं किया, बहुत आगे आ गया है, परंतु अभी भी विकास की जरूरत है, अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि भारत की गिनती विश्व शक्तियों में करानी है तो उनका सफलतापूर्वक मुकाबला करना होगा। तो यदि भारत को गिनती विश्व शक्ति में करानी है तो भारत को अपना ताकत यदि विश्व के अन्य शक्ति सफल मतलब जो शक्ति में काउंट कराना है तो बाकी देशों की तरह अपना भी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है। हमारे समक्ष अनेक सामाजिक आर्थिक समस्याएं, तो हमारे देश में जो समाज में बहुत सारे आर्थिक सामाजिक समस्याएं हैं, केवल वैधानिक प्रावधान अथवा सरकारी प्रयास से ही यह पर्याप्त नहीं होंगे। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे देश में आर्थिक सामाजिक समस्याएं तो है ही यार, और हम लोग यदि चाहें कि सिर्फ वैधानिक और सरकारी प्रयास की सहायता से हम अपना देश को बहुत आगे ले जाके, तो ये संभव नहीं है। यहाँ के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि हम भी देश के लिए कुछ करें। हम अपना रीति रिवाज, रहन सहन, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात का जो ये से हम लोग जकड़े हुए हैं, इससे हमें ऊपर उठना पड़ेगा और सबको एक साथ मिलजुल के काम करना, तब जाके हम विश्व के महाशक्तियों के रूप में उभर पाएंगे। यह एक जटिल कार्य है, यह उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये विविधता से भरी हुई देश में प्रत्येक क्षेत्र में अलग जाति, धर्म, लिंग के लोग रहते हैं, जिसके कारण इन सभी को एकजुट करने के लिए हमें सबसे पहले हमारा देश के सभी को शैक्षणिक योग्यता और शैक्षिक स्वास्थ्य इस सब क्षेत्र में ध्यान देना पड़ेगा। तब जाके लोग पढ़ लिख के जागरूक होंगे, तो धीरे धीरे ये प्रयास विकास की ओर आगे बढ़ेगा, जिसे जनता को न केवल भाग लेना होगा वरन नेतृत्व करना भी संभालना होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने नेतृत्व की भावना से सब कुछ करना पड़ेगा और सोच समझ के सही डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके हम लोग विश्व के महाशक्तियों के रूप में उभर पाएंगे। वैश्वीकरण के युग में किसी एक देश के अनेक प्रयास अधिक प्रभावी नहीं हो पाएंगे। तो इस वैश्वीकरण जो ग्लोबलाइजेशन के एज में क्या होता है, किसी एक देश के अकेले प्रयास से क्या होता है, ये अधिक प्रभावी नहीं हो पाएंगे। उपयुक्त समस्त समस्याओं से न केवल भारत वरन विश्व के अधिकांश विकासशील देश जूझ रहे हैं। आज जो हम लोग ग्लोबलाइजेशन के कारण विश्व के सभी डेवलप हो और डेवलपिंग कंट्री, तीनों तरह का जो कंट्री हैं, ये तीनों कंट्री यदि तरह तरह समस्या आया हुआ है, इन समस्या को सभी देश मिला के एक साथ जब तक ये कंप्लीट मतलब सोल्यूशन नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं है। जितने भी डेवलपिंग कंट्री है इसको भी ध्यान देना पड़ेगा, फिर जाके डेवलप्ड कंट्री है वो सभी एक दूसरे को मिलजुल के ही काम करना पड़ेगा। और जितने भी डेवलप कंट्री है, ऐसा नहीं कि डेवलप कंट्री है जैसे अमेरिका, चीन, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली,
ये सब ऐसा नहीं है कि विश्व की ये समस्या से नहीं, आज जो विश्व में ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, ये सभी देशों के लिए खतरनाक हो रहा है। तो इन सब परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी एक देश के प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है, जिनका समाधान किया जाना बहुत आवश्यक है और वो सभी को मिलजुल के ही करना पड़ेगा। उसके अलावा भी निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि अनेक समस्याओं को जन्म देते हैं। तो इसके साथ साथ और भी देखो, हम कोई भी देश में निर्धनता, अशिक्षा, बेरोजगारी, ये सबसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब जाके हम उच्च राष्ट्र की ओर यानी डेवलप कंट्री बन सकते हैं, डेवलपिंग की ओर प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं आर्थिक विकास से संबंधित समस्याएं केवल तथा सुलझाई जा सकती है जब कभी एक दूसरे का सहयोग करें। तो जितने भी राष्ट्र हैं और उस राष्ट्र के लोग हैं, सबका जब तक एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बेरोजगारी, अशिक्षा, निर्धनता, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास नहीं कर सकते। ये इतनी सारी जो समस्याएं, इन समस्याओं से ऊपर उठने के लिए सबको एक दूसरे से क्या कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, तभी जाके हम विश्व की जो डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, ये सब आगे बढ़ पाएंगे। और विश्व में जो भी समस्याएं हैं, जो ग्लोबलाइजेशन वाले समस्या, इससे हम लोग निपट सकते हैं। और विश्व के सभी का आज जो विश्व का बढ़ती हुई तापमान, ग्लोबलाइजेशन ये हो रहा है, इसका प्रमुख कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जैसे बढ़ रही है, उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए विश्व के तापमान को कंट्रोल करने के लिए, ये सब के साथ कितने सारे जो आज वार्ता तुम लोग सुने होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल, फिर कहीं भी जाता है तो कभी ब्रिटेन में होता है तो कभी फ्रांस में होता है। तो इसके लिए जो ग्लोबलाइजेशन के लिए जो सबसे बड़ी एक वार्ता हुई थी, ये क्योटो प्रोटोकॉल, तुम लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे तो ये हायर क्लास में पढ़ने वाली चीज़ है। क्योटो प्रोटोकॉल है क्या, ये जान जाओगे। ठीक है, एक समझौता है एक प्रकार का विश्व के सभी देशों में कि किस तरह से विश्व की बढ़ती हुई तापमान को कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए क्या संभव हो सके, किस तरह से परमाणु हथियार को कम से कम प्रयोग किया जाए, और इस तरह से विश्व में जो पैंडेमिक या तो महामारियाँ आ रही है, इससे हम लोग किस तरह से कंट्रोल हो सके। आज विश्व में तरह तरह के जो बीमारी का प्रमुख कारण है, उसका विश्व का बढ़ती हुई तापमान, उसी से तरह तरह के वायरस का जन्म होता है, आदमी अस्वस्थ होते हैं। और इसके कारण क्या होता है, बारिश में अनबैलेंस होने के कारण खेती नहीं होती। कहीं ना कहीं हमारे मानव जाति के सभी क्षेत्रों पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब सारांश में कुछ पॉइंट हैं, उसको देखो। अगस्त 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये तो हम जानते हैं। उनके बाद हमारे सामने अनेक समस्याएं थी, जैसे कि शरणार्थियों को पुनर्वास की समस्या, देश रियासतों का विलयीकरण, राष्ट्रभाषा की अप्रश्न, आर्थिक नियोजन, देश के संविधान का निर्माण, ऐसे ऐसे अनेक समस्याएं थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। संविधान सभा ने भारत का संविधान तैयार किया। तो हम जानते हैं कि संविधान सभा जो 1946 में ही बनी थी, यानी स्वतंत्रता से पूर्व ही हमारे देश का संविधान सभा बना था। इतना आभास हो गया था, लॉर्ड माउंटबेटन इतना बता दिए थे कि इतना तारीख को अगस्त में आप लोगों का देश आज़ाद होने वाला है। इसीलिए उससे पहले ही भारत के जो टोटल 389 जो संविधान सभा में सदस्य थे, 389, वो सभी सदस्य क्या किए थे, संविधान सभा को तैयार, मतलब क्या करना है हमारे देश के संविधान प्रशासन व्यवस्था को बनाने के लिए, उसका खाका तैयार कर लिए थे। और उसके बाद जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष। तो याद रखोगे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है, और भीमराव अंबेडकर क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान की जो खाका तैयार करते थे वो उसका अध्यक्ष थे, और ये अध्यक्ष थे। ठीक है, एक प्रारूप समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। और संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जो एक दिन के लिए बना था, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। उसके दूसरा ही दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने, और उसके बाद भीमराव अंबेडकर को भारत का कानून मिनिस्टर भी बनाया गया। ठीक है,
तो भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ हमेशा परस्पर विश्वास, सद्भाव और सहयोग आधारित नीति का ही पालन किया है। ठीक है, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश हैं। इस तरह से हम लोगों का स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय इतिहास का जो लास्ट चैप्टर था ये हम लोगों का ख़त्म हो गया। आप तुम लोग को ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन सभी बना लेना है। एक एक बार क्या करना है, बुक को पढ़ लो, फिर एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं ये सभी को बना लेना है। फिर इससे रिलेटेड जो भी परियोजना कार्य के क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को भेज दूंगा। उसके बाद एक चैप्टर दो चैप्टर बाकी है, छोटे छोटे 2 चैप्टर सिविक्स का, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद तुम लोग को एग्जाम से पहले प्रोजेक्ट वर्क मिलेगा, उस सबको बना के रेडी रखोगे। ठीक है।